नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हम लोग 5वीं क्लास में आ चुके हैं और आज हम लोग भारत आने वाले डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग हम लोगों ने पुर्तगालियों से की थी, फिर डच, फिर अंग्रेज़ और ये फिर डेनिश और फ्रांसीसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर के माध्यम से और उसमें दिए गए व्याख्या के तहत हम लोग इस पूरे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छी तरह समझेंगे कि अगर परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे बचने नहीं पाए। मतलब इस तरह पढ़ें कि परीक्षा में आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न। आज शुरुआत हम लोग जो कि डेनमार्क के निवासी से उनसे करते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों के बाद डेनिश ही आए थे 1616 ईस्वी में। ये ज़्यादा दिनों तक भारत में प्रभावशाली नहीं रहे और उस समय अंग्रेज़ और फ्रेंच अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के सामने ये टिक नहीं पाए और जल्दी ही भारत में अपनी सारी फैक्ट्रियाँ बेचकर वापस चले गए। ठीक है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसे बनता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के बाद भारत में किस यूरोपियन का आगमन हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, ए डेनिश, बी फ्रांसीसी, सी स्पेनिश और डी डच। तो इसका आंसर होगा डेनिश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डेनिश अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? तो ऑप्शन है आपके सामने, सूरत में 1616, कराईकल में 1645, कोचीन में 1605, ट्रंकोबार जो तंजौर में है 1620। बताइए दोस्तों, सूरत में 1616 में नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तंजौर में। ठीक है, 1620 ईस्वी में। अब व्याख्या में हम लोग समझते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के ट्रंकेबाड़ जो कि तमिलनाडु में है स्थापित की एवं 1676 ईस्वी में इन्होंने श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिश कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्रियां बेचकर अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई। तो वही है, उस समय अंग्रेज़ और फ्रांस काफ़ी मजबूत थे भारत में, जिसके सामने डेनिश टिक नहीं सके और ये काफ़ी प्रभावशाली भी नहीं रहे। लेकिन अपनी दो महत्वपूर्ण कोठियाँ स्थापित की। एक तो पहली थी 1620 ईस्वी में जो कि तंजौर ट्रंकोबाड़ में जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और दूसरा श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखते हैं। तो डेनमार्क से इतना ही क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन और उनके प्रभाव का। ठीक है, फ्रेंच कंपनी कब आती है, इसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि फ्रांस और पुर्तगाल और डचों के बाद फ्रांस ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि अंग्रेज़ों को काफ़ी कंपटीशन दिया। और आपको पता ही होगा कर्नाटक के युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। तो अब फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखते हैं और व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हम लोग सही तरह से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से कौन सबसे अंत में भारत आए? ऑप्शन है आपके सामने, ए डच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। तो डच तो आपके सामने सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेनिश और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में निम्नलिखित में से आए कौन? फ्रांसीसी थी। तो ऑप्शन बी डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो फ्रांस में सम्राट कौन था? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, जिनका ऑप्शनल
वर्ल्ड हिस्ट्री होगा या जिनका ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा वो इस प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15, लुई 16वां। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुई 14वां। ठीक है। फ्रांसीसी भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए। यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था। ठीक है, तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, फ्रेंच ईस्ट इंडिया के स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप हमारे पिछले क्लास में भी देखे होंगे, कुछ पॉइंट में दिए रहते हैं 1, 2, 3, 4 और नीचे ऑप्शन दिया रहता है। पॉइंट में से चुनना है कि ये जो कथन है ये कौन सही है। तो पहला कथन है कोलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कथन 2, कोलबर्ट सम्राट लुई 14वां का मंत्री था। स्थापना के समय कौन था सम्राट? तो लुई 14वां, तो कोलबर्ट उसका मंत्री था। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन में, आपको चुनना है सही और सही कौन से हैं। तीसरा कथन है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और चौथा कथन है इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1 और 4, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है और सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। यानी कोलबर्ट जो कि सम्राट लुई 14वां का मंत्री था के लगातार प्रयासों के बाद ही 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंट नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। अतः उपरोक्त सभी कथन सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। और उसके पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। और इसी तरह 1605 और 1500 ऐसे करके सारे कंपनी की स्थापना हम लोग एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसके नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी अभियान 1667 ईस्वी में भारत पहुंचा? ठीक, ऑप्शन है आपके सामने हेनरी चतुर्थ, कोलबर्ट, फ्रैंक कैरो, कैप्टन पैराडाइज। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रैंको कैरो। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोन या फ्रैंको कैरो, एक ही व्यक्ति का नाम है, फ्रांसिस कैरोन या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। और फ्रांसीसी अभियान दल कब आया? तो 1667 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। इस अभियान में एक ईरान का निवासी मरकारा भी भारत आया था। यानी अभियान जो फ्रेंच अभियान था जो 1667 ईस्वी में भारत पहुंचा, उसमें एक ईरानी निवासी भी था जिसका नाम मरकारा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो पिछले क्वेश्चन के व्याख्या में हम लोगों ने देख लिया था कि पहली फ्रांसीसी कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने 1664 ईस्वी में कोच्चि, तो नहीं है ये सही उत्तर। 1668 ईस्वी सूरत में, ये सही होना चाहिए। 1669 को मसूलीपट्टनम और 1672 को तंजौर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1668 ईस्वी सूरत में। देख लेते हैं अब व्याख्या में। फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में भारत आए अभियान दल ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। सही है। इस अभियान दल के साथ ईरानी निवासी मरकारा, आपने पिछले व्याख्या में पढ़ा था ईरानी निवासी मरकारा भी आया था। तो ईरानी निवासी मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। ठीक, वही मरकारा जो ईरानी निवासी था जो अभियान दल के साथ आया था, उसी के प्रयासों से गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार
पत्र प्राप्त किया और 1669 में 68 के एक ही साल बाद यानी सूरत में जब फैक्ट्री स्थापित हुई उसके दूसरे साल बाद ही मसूलीपट्टनम में दूसरा फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों कारखाना स्थापित किया गया उसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो फ्रेंच नागरिक था, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। सूरत में एक और यूरोपियन ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कौन है उसका? तो अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। उसी तरह फ्रांसीसियों ने भी 1668 ईस्वी में सूरत में और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ये दोनों पॉइंट को रिलेट करके पढ़िएगा, आप ये चारों पॉइंट कभी नहीं भूलिएगा। 2 पॉइंट अंग्रेजों से रिलेटेड और 2 पॉइंट फ्रेंच से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत और मसूलीपट्टनम में स्थित फैक्ट्री की जिम्मेवारी किस फ्रांसीसी को सौंपी गई थी? अभी पिछले क्वेश्चन के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था, अगर जिन दोस्तों को याद होगा वो जरूर बता देंगे। ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांसिस मार्टिन को, कोलबर्ट को, डुप्ले को, कैप्टन बुस्सी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी फ्रांसिस मार्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ घटना दिया गया और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया। अब आपको मिलान करना है। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुई? तो अगर आपने अभी तक के जितने क्वेश्चन 6 प्रश्नों की व्याख्या देखे होंगे तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर, एक सेंट थॉमे की चर्चा नहीं हो, बाकी सबकी चर्चा हो गई। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में, यानी 1 का 4 हो जाएगा। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? तो 1668 ईस्वी में, बी का 2 ही रहेगा। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको साइलेंट रखेंगे। द्वितीय फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1669 में मसूलीपट्टनम में ईरानी नागरिक मलकाना के प्रयासों से गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त, तब बच गया सेंट थोमे, तो सेंट थोमे चला जाएगा 1748 ईस्वी में। यानी ए का 4, 2 का, बी का 2, 3 का, सी का 1 और डी का 3, यही उत्तर होगा। और इसके अनुसार उत्तर है सी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664, प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668, कहाँ पे? तो सूरत में। सेंट थोमे का युद्ध 1748, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच। द्वितीय फ्रांसीसी फैक्ट्री 1669, मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने किस वर्ष तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट स्थित सेंट थोमे को प्राप्त किया? मद्रास के निकट एक शहर था जो सेंट थोमे था, उसे किस वर्ष प्राप्त किया? तो 1668 में, 1665 में, 1672 में, 1673 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1672 में। अब व्याख्या के माध्यम से इस पॉइंट को समझते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। फ्रांसिस मार्टिन कौन? तो जिसको मसूलीपट्टनम सूरत की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, वही फ्रांसिस मार्टिन। ठीक, तो उसने अब सौंपने के बाद वो अपने फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति, किसका? तो फ्रांसीसी मार्टिन का, यानी फ्रांसीसियों के जो जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हो गए। फलतः सेंट थोमे डचों के पास चला गया। 1672 ईस्वी में तंजावुर के शासक से प्राप्त किया सेंट थोमे और अगले वर्ष ही माने 1673 ईस्वी में ही तंजावुर के सुल्तान गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हो गई। फ्रांस की जल सेनापति और सेंट थोमे फिर से किसके पास चला गया? डचों के पास चला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, डुप्ले, अल्बुकर्क, फ्रांसिस मार्टिन
और कोलबर्ट को। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसियों शक्ति को विस्तार करने कौन लगा था? तो ऑप्शन सी फ्रांसिस मार्टिन। और इसी को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? फ्रांसिस मार्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौंडीचेरी नगर की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। कथन है और फिर ऑप्शन दिया गया। कथन पहला है, 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के फ्रांसिस मार्टिन ने बेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से मद्रास के निकट एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। ठीक है, इसी गांव को फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया। 1674 ईस्वी में स्थापित पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया गया। अब उपरोक्त चारों कथन में से कौन सही है ये चुनना है आपको। 1 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 3 सही है और ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सभी कथन सही है। अब इस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या में। फ्रांसिस मार्टिन, कौन फ्रांसिस मार्टिन? वही जो कि फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार कर रहा था, जिसे सूरत और मछलीपट्टनम की अधिकार दे दिया गया था। फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से मद्रास के निकट एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। तो किससे? तो बेलकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से। इसी गांव को फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। पौंडीचेरी शहर की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में। किसने विकसित किया? फ्रांसीसियों ने, फ्रांसिस मार्टिन ने खासकर। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया और उसी पौंडीचेरी में एक किला बनाया जिसका नाम रखा गया फोर्ट लुई। 1674 ईस्वी में स्थापित पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया गया। पूर्व में जितनी भी फ्रांसीसी बस्ती, पूर्व हो गया यहाँ पे, पूर्व होना चाहिए दिशा वाला। तो पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया। किसे? पौंडीचेरी को। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था, तो फ्रांसिस मार्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष डचों ने पौंडीचेरी को पुर्तगालियों से छीन लिया? देखिए, फ्रांसिस मार्टिन ने पुर्तगाल की स्थापना की 1774 में और डचों ने छीन लिया। कब? तो ऑप्शन है आपके सामने 1674 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1693 ईस्वी में और 1697 ईस्वी में। तो पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने कब की थी? तो 1674 ईस्वी में। और पौंडीचेरी को डचों ने फ्रांसीसियों से कब छीन लिया? यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे गलत हो गया है। पौंडीचेरी नहीं, ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों से, यहाँ पुर्तगालियों के जगह पर ना फ्रांसीसी होगा। ठीक, फ्रांसीसी होगा, पुर्तगाली नहीं फ्रांसीसी होगा। ओके, तो ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1693। अब व्याख्या में देखते, पौंडीचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा। लेकिन 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि, तो रिजविक की संधि कब हुई? तो 1697 ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। 1697 ईस्वी की रिजविक की संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया कब? तो 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के बाद इसे लौटा दिया गया। यहाँ पे पौंडीचेरी के पुर्तगाल के जगह पे फ्रांस होगा। ठीक, फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया। उसने उसकी समृद्धि को लौटाया। किसकी समृद्धि को? तो पौंडीचेरी की समृद्धि वैभव को लौटाया और अपनी मृत्यु जबकि फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु कब हुई? 1706 ईस्वी तक। मृत्यु के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया था। पौंडीचेरी को 1706 ईस्वी तक कलकत्ता से भी समृद्ध बना दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1693। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 12, बंगाल के किस मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां पर फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की
सुप्रसिद्ध कोठी का निर्माण करवाया? याद है, चंद्रनगर की घेराबंदी, अलीनगर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब बंगाल विजय की बात होगी तब हम लोग पढ़ेंगे ये सब, चंद्रनगर, अलीनगर, कासिम बाजार और ये कलकत्ता। ऑप्शन है आपके सामने अलवर्दी खां, शाइस्ता खां, दिलावर खां, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन मुगल बादशाह, मुगल सूबेदार था, बंगाल का नवाब, जिसने फ्रांसीसियों ने जिस चंद्रनगर की कोठी का निर्माण किया वो ज़मीन दी थी किराए पर। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाइस्ता खान। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 ईस्वी में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना की। इसी समय यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, और डचों को समर्थित कौन रहा था? अंग्रेज। उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न 13, फ्रांसीसियों द्वारा किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार कर लिया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1721, 1724, 1739 और 1664। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1721। अब व्याख्या में देखते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1723 ईस्वी में यमन, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माहे, जो कि आज पौंडीचेरी का जो पार्ट है, एवं 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। ठीक, ये माहे और कराईकल पौंडीचेरी का है, वर्तमान पौंडीचेरी का भाग है। तो 1721 में किसको? मॉरिशस को, 1724 ईस्वी में माहे को, 1739 ईस्वी में किसको? तो कराईकल को अधिकार कर लिया किसने? फ्रांसीसियों ने। 1723 में यमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ जगह का नाम है और उसको किसने बसाया है। तो पौंडीचेरी को किसने बसाया, गोवा को किसने बसाया, ट्रेवनकोर को किसने बसाया, मद्रास को किसने बताया। तो आपको पता होना चाहिए ये शहर किससे संबंधित है। सॉरी, पौंडीचेरी तो अभी आपने पढ़ा, किसने? तो फ्रेंच ने। तो एक का क्या हो जाएगा? 2। गोवा अगर आप मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे तो गोवा पर 1510 ईस्वी ने पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया और 1530 ईस्वी में अपनी प्रशासन का मुख्य केंद्र यानी राजधानी बनाया। किसने? पुर्तगालियों ने। तो गोवा किससे संबंधित है? पुर्तगालियों से। ट्रैंकोबार अभी आपने पढ़ा, ट्रैंकोबार में अपनी प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित की 1620 ईस्वी में? तो डेनिस। और मद्रास संबंधित है डचों से। ठीक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एक का 2। तो एक का 2 केवल ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ, एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रैंकोबार डेनिस और मद्रास डच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए। 15, भारत आने से लेकर 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जब वो आए तो वो क्या उद्देश्य लेकर आए थे? ऑप्शन ए है आपके सामने फ्रांसीसियों का, भारत में साम्राज्य का विस्तार करना, ऑप्शन बी युद्ध में शामिल होना, ऑप्शन सी व्यापारिक लाभ कमाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, शुरू में जब फ्रांसीसी आए थे भारत, फ्रांसीसी कंपनी आई थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक लाभ कमाना। ठीक है, और धीरे धीरे वो साम्राज्य विस्तार में भी लग गए। तो इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। भारत आने से लेकर 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, लेकिन परंतु 1742 ईस्वी के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। यहाँ के धन दौलत देखकर वो भी लाभान्वित हो गए। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। डुप्ले जो कि बहुत बड़ा निर्णायक था, बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी था। डुप्ले मतलब युद्ध को कैसे जीता जा सकता है, तो डुप्ले भारत में आया और उसी के कारण ये सारी नीति में परिवर्तन हुआ और वो फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार भारत में करने लगा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें
कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, किन के बीच, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच, और ये तीनों युद्ध में यह निर्णय हो गया। कर्नाटक का यह क्षेत्र उस समय कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। कोरोमंडल, वर्तमान कर्नाटक आपको मलाबार की तरफ दिखेगा, लेकिन उस समय वह पूरब की तरफ था। कर्नाटक काफ़ी फैला हुआ था। कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। अंततः अंग्रेज इसमें विजयी रहे और फ्रांसीसी की शक्ति छीन हो गई। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और फ्रांसीसी, अब जितने भी यूरोपियन कंपनी आए थे, उनके आगमन से और उनके कंपनी द्वारा किए गए विस्तार से सारे टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में इन तीनों युद्धों से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स को MCQ यानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ ले, जैसे पिछले क्लासों में। हाँ दोस्तों, जो दोस्त अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले 4 एपिसोड आ चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, और आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब आप देखिएगा ना, तो आपको ये फिर आगे की कहानी समझ आएगी। ठीक है, आपको सारे यूरोपियों के भारत आगमन से संबंधित जितने भी पॉइंट रेज होते हैं, वो सारे पॉइंट आपको इस तरह पढ़ाया गया है कि आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप पूरे कहानी को समझ जाइएगा। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम लोग आंग्ल और फ्रेंच, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसको देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों का भारत विजय देखेंगे, बंगाल विजय कैसे हुआ, फिर मराठों के साथ संघर्ष कैसे हुआ। ये सारे टॉपिक को देखते हुए अंग्रेज़ों का भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, यानी धीरे धीरे आधुनिक भारत के इतिहास को आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी अफेयर्स, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।